Hello students, welcome to my YouTube channel All Exam Study. In today's video, we are going to discuss about Himachal Pradesh Administrative Services Examination CSAT 2025 जो कि कुछ समय बाद आपका होने वाला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज HPS की जो नोटिफिकेशन जिसमें आपकी 30 एडवर्टाइज वैकेंसीज आउट की गई है। देखिए, CSAT का मतलब होता है कि आपका जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जिसमें आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और काफ़ी अच्छे खासे लेवल का यहाँ पे मैथमेटिक्स पूछा जाता है आपसे, और वैरायटी ऑफ जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, चाहे आप UPSC की बात करो, स्टेट के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की बात करो, वहाँ पे जो मैथमेटिक्स का लेवल होता है वो काफ़ी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग बिल्कुल मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए डिफ़िकल्टी होने वाला है। और CSAT की कहानी ये है, CSAT की अगर हम कहानी की बात करें, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, आपको क्वालिफाइंग करना ही करना होगा, क्वालिफाई। अगर आपका क्वालिफाई नहीं होगा तो आप प्रीलिम्स के जो GS का जो भी आपका पेपर रहता है उसमें आप कितना भी अटेम्प्ट कर लो, कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारा पहला एपिसोड है, और आने वाले वीडियोस भी इसी के ऊपर होंगे। आज में हम देखेंगे 10-15 क्वेश्चन जितने भी हम कर पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, छोटा वीडियो करेंगे, और उसमें टू द पॉइंट और कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और स्पीड पे ना चल के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, MCQs है जो कि आपके बिल्कुल 2024 में सीट सेट में आए हुए क्वेश्चन है। बिल्कुल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो क्वेश्चन। ठीक है, और किस लेवल के है, वेराइटी क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन किससे, ये आपका ज्योमेट्री से है क्वेश्चन, है ना। ये आपका क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया, इफ A1 A2 एंड A3 आर द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस एंड अ ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स यहाँ पे सेम है, तो पैरेलल सेम है तो यानी कि इनकी जो हाइट है तीनों की वो आपकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, पैरेललोग्राम की या फिर हम बात करें, या फिर हम रोम्बस की बात करें। ठीक है, ठीक है, ये रोम्बस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है, ये आपका ट्राइंगल हो गया। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर पैरेलल्स है तो हाइट भी इन सब की सेम होगी। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम है और इनका जो रिलेशन है वो क्या होने वाला है, वो A1 इज इक्वल टू A2 होगा। क्योंकि जब भी हमारी हाइट सेम होती है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि भाई जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो A1 इज इक्वल टू A2, यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे, ये वाला ऑप्शन वहाँ पे सही हो सकता था अगर यहाँ पे हमारे को गिवन नहीं होता कि सिमिलर पैरेलल्स के बीच में आपके दोनों या फिर ये तीनों फिगर्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये भी आपका ऑप्शन है और ये भी आपका ऑप्शन है, तो A1 इज इक्वल टू A2 तो हमारा होगा ही होगा। अब जो बेस इंटू ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे बेस इंटू हाइट तो यहाँ पे है और हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई जो ज्योमेट्री है वहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है भाई आप एरिया कैलकुलेट करिए, नो। आपको देखा जा रहा है कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप इसका जो ज्योमेट्री का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है उसको कितना समझते हो, डायग्रामेटिकली उसको कितना समझ है आपके पास, वो सब कुछ इसमें चेक होता है। अब देखिए, देखिए किसी भी, या फिर हम UPSC की बात करें, ठीक है, या फिर स्टेट के जो भी आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होते हैं, वो आपको ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास डीप नॉलेज कितना है। ठीक है, डीप नॉलेज उन्होंने यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, कि आपके पास डीप कितना नॉलेज है, कितना समझ पा रहे हो आप चीज़ों को। ठीक है, तो जैसा हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन equidistant point A1 A2 A3 and up to AN are taken on a base BC of a triangle ABC, लेट हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, यहाँ पे C, क्योंकि बेस को BC मानना है तो हमने ABC इस तरह से लिया है।
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये n इक्वी डिस्टेंट है, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, ये आपका A6 हो गया, अप टू AN हो गया एंड C हो गया। और यहाँ पे पूरी तरह से ये क्लैरिफाई किया गया है कि भाई जो BA1 है वो आपका A1 A2 है, और A1 A2 जो आपका है वो आपका A2 A3 है, यानी कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो आपके इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है। और ये भी क्लियर है कि जो ANC है वो आपका A1 A2 है, इक्वी डिस्टेंट, यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है कि इफ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बोला है, A5 A6। अब देखिए A5, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें, जनरली जब हम बात करते हैं वो होता है बेस 1/2 बेस इनटू हाइट, जहाँ पे h इज द हाइट। अगर इसकी हम हाइट एज्यूम करते हैं तो बेस इन सब के सेम होने वाले हैं, बिकॉज दीज आर द इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। सो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स, को यहाँ पे हमारे पास होगा, क्योंकि आपका के बराबर दिया है, कौन सा, ये 5 6 नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा अलग पेन से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये आपका 5 6, ये और ये वाला जो है एरिया है, ये आपका कितना दिया है, के सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इन सब का जो एरिया है वो आपका इक्वल होने वाला है, ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि इनका जो बेस है, बेस इनके इक्वल है और हाइट भी इनका इक्वल है। तो बेस और हाइट जब सबके इक्वल है तो इनका एरिया भी इक्वल आने वाला है, बिकॉज द ये वाला तो कांस्टेंट है, ये दोनों ही इसमें वेरिंग क्वांटिटीज है। तो क्या होगा कि भाई अब इसको थोड़ा सा जनरली समझते हैं, ठीक है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। लेट हम लेते हैं ए बी एंड सी, एग्जाम्पल के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं। हम इसमें 3 पॉइंट लेते हैं, 1 2 एंड 3, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स को जब हम लेते हैं, ये तीनों इक्विडिस्टेंट हैं, ठीक है। लेट हम मानते हैं कि ये तीनों क्या है, इक्विडिस्टेंट है, और इससे हमारे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने फॉर्म हुए हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं 4, यानी कि अगर मैं 5 इनको लेता हूँ तो ये 6 होने वाले हैं, 4 लूंगा तो 5 होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ पे समझ आता है कि भाई जब हम n पॉइंट्स को किसी बेस के ऊपर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स लेते हैं तो उसमें आपके जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जब हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो वो आपके n+1 होने वाले हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि n+1 यहाँ पे ट्राइंगल होंगे, एक का एरिया k है तो n+1 का n+1 k सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये काफ़ी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, जहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए, हालांकि उतना भी डीप नहीं था, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ पा रहे होंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बाकी चलते हैं नेक्स्ट, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज इन अ रो अ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पे ये आपका अनसर्टेन अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अब अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सिंपल होता है। अब देखिए इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या आपको ध्यान में रखने, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला तो जो आपके एंड पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स जो थोड़ा सा आपको एंड की ओर, यानी कि लेफ्ट एंड से हो गया या फिर राइट एंड से हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो ये आपका लेफ्ट एंड होता है और ये वाला आपका राइट एंड होता है, ये आपको पता है। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसको ट्रिक से करते हैं प्लस माइनस करके, हम इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। इन अ रो ऑफ गर्ल फेसिंग नॉर्थ, रिंकी स्टैंड टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, हमें पता नहीं रिंकी कहाँ पे और पिंकी कहाँ पे, ऐसा पता है कि इन दोनों के बीच में गैप ऑफ 9 होने वाला है। पिंकी हु इज द 21st फ्रॉम द राइट एंड, अब है इतना पता चल चुका, अगर ये एक लाइन है, थोड़ा सा इसको ऊपर ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, अगर ये एक लाइन है, इसमें क्या बोला, राइट हैंड से ये 21st पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21, यानी कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पिंकी है। और ये बोला गया है कि रिंकी हुज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पिंकी, 10th लेफ्ट पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th पे कौन है, यहाँ पे रिंकी है।
एंड यहाँ पे ये भी बोला गया है कि भाई इफ मिंकी 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, हमें पता नहीं कि जो मिंकी है वो 17th पे कहाँ पे है, एंड इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रिंकी, यानी कि रिंकी के फोर्थ राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे आपकी कौन हो जाएगी, यहाँ पे मिंकी है। हमें पता है कि ये 17th पे है, तो यहाँ पे 17 हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। क्योंकि हमें अगर आप करते तो इसमें ड्रॉ यहाँ पे ऐसे करने लग जाते, हमें पता है कि ये 17वें नंबर पे है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43। यहाँ पे 43 नंबर ऑफ पीपल्स या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल, आपका अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इजीली ये आपका सॉल्व हो सकता था। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ठीक है, ये ट्रिकी हो सकता है क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में आपको जनरली हम यूज़ ज़्यादा रूल्स लर्न करते नहीं है। इसमें देखोगे आप लोग कि यहाँ पे ये जो तीन है ना, ये लगभग सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा इसमें अलग है, अलग केस है, हमें इसको ही स्टडी करना चाहिए। एक्चुअल में अगर आप यहाँ पे भी करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, एक बार यहाँ पे 0 बनेगा, इधर +1/2 बनेगा, तो इसमें 1/2 1/√2 इस तरह की वैल्यूज इसमें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो π/4 होता है दैट इज द 45 डिग्री, एंड इसकी जो वैल्यू होती है साइन और कॉस की बराबर होती है 1/√2 के बराबर होती है। अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा स्पेशल केस मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में भी अगर आप देखोगे ना, जो आंसर होता है वो थोड़ा सा हटके हो सकता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन गिवन है कि भाई जो साइन साइन की पावर mx साइन mx, ठीक है, साइन mx प्लस कॉस mx कॉस mx, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हमने देखा ना है कि भाई जो x है वो आपका पाई है, ठीक है, x इज इक्वल टू पाई रेडियन। हमें पता है कि भाई जो क्वाड्रेंट होता है, 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर, ठीक है, ये आपका 4th क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो आपका कॉस होता है वो यहाँ पे पॉजिटिव होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री पे या फिर 360 डिग्री आपका पॉजिटिव होता है। और हमें पता है ये कितना है, ये है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि ये कहाँ पे, यहाँ पे होने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो नेगेटिव होने वाला है। हमें पता है साइन पाई यानी कि साइन 0 आपका 0 होता है, ये हमें पता है। और अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए क्या होगा, हमें पता है कि भाई साइन की पावर ये वाली टर्म तो हमारी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। अब हम यहाँ से आगे देखेंगे कॉस पाई, अब कॉस पाई हमें पता है ये नेगेटिव होगा, ये -1 होगा, इसकी पावर m इंटू, हमें पता है m, अगर ये कुछ भी है तो हो सकता है ये प्लस हो, या अगर ये, अब दो केस यहाँ पे आते हैं, अगर m यहाँ पे इवन होगा या फिर m यहाँ पे ऑड होगा, आपको दोनों केस स्टडी करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है, हालांकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको माइंड में जरूर आना चाहिए। इवन होगा तो ये वाला आपका +1 बनेगा और ये वाला भी आपका +1 बनेगा, तो +1 इंटू +1 1 होता है। अगर ये ऑड बनेगा तो ये -1, दूसरा भी -1, ये भी आपका +1 होता है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका ऑप्शन नंबर डी देगा। बाकी के जो वैल्यूज होंगे वो 1 बाय फ्रैक्शंस में होंगे, 1 के फ्रैक्शंस में अगर कोई भी वैल्यू होगी तो दैट इज ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, दैट इज द नंबर रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। यहाँ से देखोगे या फिर यहाँ से देखोगे, यहाँ पे तो मुझे ये 4 गुना दिख रहा है, क्योंकि 24 गुना 4 96 होता है, ये मुझे 4 गुना नहीं दिख रहा है, और ये वाला मुझे 4 गुना दिख रहा है, ये भी मुझे 4 गुना दिख रहा है, और ये भी मुझे, अब यहाँ पे मुझे 6 दिख रहा है, क्योंकि 6 में अगर 6 मल्टीप्लाई करोगे तभी 6 आ सकता है। तो यहाँ पे मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूँ, दिक्कत इन दोनों के बीच में है। अब देखेंगे अगर हम 96 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये 384 होना चाहिए, और 384 को भी जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 4 चौक 16, 8 चौक 32 33, और 4 तिये 12 3 15। तो इस तरह से आपका आने वाला है, यानी कि जो इसमें दिक्कत है 384 होना चाहिए था,
ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए सी सेट के अंदर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते भी है कि भाई हमारा जो सी सेट है वो रह गया या फिर उसमें कुछ स्कोर नहीं कर पाए। अब देखिए आप जीएस में जितना भी अच्छा कर लो, लेकिन अगर आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होता है तो आपका पूरा 1 साल का जो भी मेहनत है, क्योंकि 1-2 साल आपको पता है कि कितनी कम वैकेंसीज अब आ रही है, 30 वैकेंसीज है इस बार। ठीक है, आप सभी जानते हैं। इफ द मून इज रिलेटेड टू सैटेलाइट, अगर मून एक सैटेलाइट है एंड द सेम वे अर्थ अर्थ इज रिलेटेड टू, ये आपका अल्फ़ाबेटिकली आप इसको देखोगे या फिर इसको रिलेशन से आप देखोगे कि भाई जो मून है वो सैटेलाइट होता है, जो अर्थ है वो प्लेनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए बोला गया कि भाई 7 नंबर एंड 8 नंबर गिवन बिलो। देखिए क्या बोला गया, राम श्याम मोहन हरि तुलसी रवि एंड कीर्ति आर प्लेइंग कार्ड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पे सर्कुलर एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे क्योंकि फिर ऊपर आपका विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिसमें से हमें बोला गया कि भाई हरी, सेकंड जो क्लू है वो है हरी इज नॉट द नेबर ऑफ मोहन और तुलसी। इससे कम कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहे। हमें ये पता है कि ये सारे के सारे लोग अंदर की ओर देख रहे हैं, तभी तो खेल पाएंगे। ठीक है, राम इज नेबर ऑफ श्याम एंड मोहन, इससे भी ज़्यादा कुछ हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फोर्थ जो क्लू है वो बोल रहा है कीर्ति हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हरी। यानी कि अगर मैं हरी को यहाँ पे रख रहा हूँ तो कीर्ति को सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, यानी कि कीर्ति को यहाँ पे बैठना पड़ेगा सेकंड टू द हरी एंड इज नेबर ऑफ तुलसी एंड रवि। या तो तुलसी यहाँ पे, या तो तुलसी यहाँ पे, या तो रवि यहाँ पे, या तो रवि ऊपर हो सकता है। 2 प्रोजेक्शन बन सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि भाई हरी इज नॉट द मोहन एंड तुलसी। तुलसी यहाँ पे भी है, तुलसी यहाँ पे भी है, यानी कि तुलसी यहाँ पे नहीं हो सकती, तुलसी को यहाँ पे बैठना पड़ेगा। रवि आपका यहाँ पे बैठ जाएगा और यहाँ पे मोहन आ नहीं सकता, तो मोहन या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। तीसरा क्लू करते हैं, राम इज नेबर ऑफ श्याम एंड मोहन। तो मोहन और श्याम के बीच में राम है, तो राम को तो बीच में बैठना ही पड़ेगा। मोहन को यहाँ पे होना पड़ेगा क्योंकि मोहन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो श्याम आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट प्रोजेक्शन बन गया। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। श्याम इज बिटवीन राम एंड हरि, हरि इज बिटवीन, तो श्याम जो है राम एंड हरि के बीच में, हरि एंड राम के बीच में श्याम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बाकी क्या आप देख लेना, ये आपके करेक्ट ही निकलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर विद सेकंड पर्सन सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब बोला गया कि इनमें से जो पेयर्स है, इनमें जो फर्स्ट पर्सन का जो फर्स्ट पर्सन है उसका राइट ये सेकंड पर्सन है, यानी कि जो सेकंड पर्सन है फर्स्ट पर्सन का राइट होना चाहिए, इमीडिएट राइट, नो पर्सन इन्वॉल्व बिटवीन देम। तो क्या होगा, श्याम एंड हरि के बीच में, श्याम एंड हरि क्या है, श्याम, तो श्याम का इमीडिएट राइट हरि होना चाहिए, ये तो इमीडिएट लेफ्ट है, ये भी नहीं होने वाला। सेकंड को देखते हैं, कीर्ति एंड रवि। कीर्ति का इमीडिएट राइट रवि है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये वाला क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आता है, सीजीएल में भी आपने देखा होगा। अगर आपने एसएससी के एग्जाम्स दिए होंगे बैंकिंग में तो बहुत उतना पूछा नहीं जाता, लेकिन सीजीएल इस तरह की जो एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विस सीसेट, जहाँ पे थोड़ा सा हायर लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है, वहाँ पे ये थोड़ा सा आपका ऐसा है कि भाई एविडेंट है कि भाई आने का इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, क्योंकि जहाँ पे आपको देखिए या तो आपको बेस सेम होते हैं, या तो बेस सेम है, या तो आपको पावर्स सेम होती है। और इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है, या तो यहाँ पे बेस भी सेम नहीं है, ना यहाँ पे पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या करना है, देखिए हमने कुछ नहीं करना, जो भी है जो फ्रैक्शनल है, जैसे 4 टू द पावर 1/3, 5 टू द पावर 1/4 एंड 2 टू द पावर 1/2 एंड 3 टू द पावर 1/6, एंड एक और टर्म इसमें है, वो है आपका 6 टू द पावर 1/3। सो वी नीड टू कैलकुलेट द ऑल द टर्म्स इन दैट सिंगल, कोई सिंगल ऐसी पावर हो जिसकी टर्म इन सबको लिखा जाए, उसमें फिर हम कंपेयर कर पाएंगे, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा।
सो यहाँ पे हमारे पास आएगा दैट इज़, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भी आपके फ्रैक्शनल पावर होंगी, जो भी फ्रैक्शनल पावर हैं, ठीक है, इसको आपको नोट करते जाना है। फ्रैक्शनल पावर है, उनका जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये जो जिसको आप लोग हिंदी मीडियम वाले हर बोलते हैं, इसका हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो अगर हम बात करें 2, 4, 3 और 6 की जो एलसीएम की, वो आपका 12 होता है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 4 टू द पावर 1/3। हमने कुछ नहीं करना, एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, पावर को एलसीएम से ही डिवाइड करना है। सिमिलरली 5 टू द पावर 1/4, 5 टू द पावर 1/4 12 और 12, 2 टू द पावर 1/2 12 और 12, एंड उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है 3 टू द पावर 1/6 इंटू 12/12, एंड 6 टू द पावर 1/3 इंटू 12 कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4 टू द पावर 4 1/12। अब ये सारा का सारा 1/12 की फॉर्म में आएगा। ये आपका 3 टाइम में जाएगा तो 5 टू द पावर 1/12, 2 टू द पावर 6 1/12, 3 टू द पावर 2 1/12, क्योंकि 6 दूने 12 होते हैं, एंड 6 टू द पावर 4 एंड 1/12। अब देखो आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अब ये सारे 1/12 की फॉर्म है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 की पावर 4 होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 गुना 4 होता है 256, ठीक है। अच्छा, 264 की पावर 1/12, ये कितना है 125 की पावर 1/12, 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 आपका 8 होता है, 4 16 हो गया 5, यानी कि 64 की पावर 1/12। इसके बाद आपका 9 की पावर 1/12, एंड इसका ये आपका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये इनमें से सबसे ज़्यादा है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6 की पावर 4 1/12, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला 6 की पावर 1/3 सबसे बड़ा है, फिर 5 की पावर 1/4 होना चाहिए। तो 5 की पावर 1/4 वाला तो ये है, ठीक है, 5 की पावर 1/4 वाला तो ये है, यानी कि 125 की पावर 1/12 ये आपका होना चाहिए। तो ये तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद 3 2 एंड 3 की पावर 1/6 है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रिविजन करते हैं, क्योंकि करना कुछ नहीं है, फ्रैक्शंस में आपको कहीं ना कहीं पे सिमिलरिटी होनी चाहिए, ये आपको बनाना भी पड़ सकता है। देखिए कैसे, अगर आपके पास बेस सेम है तब आप पावर में कंपेयर कर सकते हैं, या फिर पावर सेम है तब आप बेस से कंपेयर करिए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था। हमने इसके लिए क्या किया, एलसीएम से फ्रैक्शनल पावर्स को आपका इक्वेट करके उनको सिमिलर वे में किसी सिमिलर टर्म में लिखा, और वो आपका किसकी टर्म में होगा, वो आपका एलसीएम की टर्म में होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, टू नंबर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% ऑफ द थर्ड नंबर। देखिए दो नंबर्स है, वो तीसरे नंबर के 20% और 50% है। लेट में देखिए तीसरा नंबर 10 लेता हूँ, तो पहला नंबर मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि आपका 20% है तो ये 2 बन जाएगा, एंड जो ये दूसरा नंबर है वो आपका 50 है तो ये 5 बन जाएगा। हमें पूछा क्या है, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, जो पहला नंबर है वो आपका दूसरे का कितना है। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, 2/5 ऑफ ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 40% बन जाएगा, ठीक है। वैसे ये यहीं पे ख़त्म हो जाना था, इतना पे यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाना था, ठीक है 14, लेकिन फिर भी अगर आप एक कॉन्सेप्ट के साथ करोगे तो गलती होने के चांसेस आपके कम है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8% पर एनम। देखिए बहुत ही सिंपल, मुझे लगता नहीं है कि आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा लेवल एग्जामिनेशन का और इतने सिंपल से क्वेश्चन आपको सी सेट में पूछे जा रहे हैं। हमें पता है जो 2/5 इज नथिंग बट 40%, ये आपका 40% होता है, और हमें पता है 8%, तो 8 40% का बनेगा जब मैं 8 को 5 से गुना करूंगा, यानी कि मेरे 5 साल में आपका 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना, तो ये आपका कितना बनेगा 8 5 40, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 8, 5 ईयर्स का आपका टाइम लगेगा।
बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा सा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है 324 इंटू 5150 इज इक्वल टू 54, 251 इंटू 402 ये। अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ इसमें ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं भाई। आप मैथमेटिकल का कोई भी रूल लगाइए, इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ 3 2 5 4 9 गुणा, अगर इसके देखें तो 6, ठीक है। और 5 2 7 रेख 8 गुणा 6, 5 2 7 3 9 और 4 2 6 6 12, यहाँ पे कितना है 10, ठीक है। तो 10 गुना 12 120। अब इसमें भी वैसे ही करना है। ये क्या बनेगा 6 + 5 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 + 5 विद कॉन्सेप्ट के करें 12 गुना 12 ये बनेगा। तो 12 गुना 12 144, ऑप्शन नंबर डी ये भी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो बाकी के क्वेश्चंस मैंने आज नहीं लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ पे। तो बाकी आगे के जो भी इसमें वीडियो क्वेश्चंस है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ और इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्योंकि ये मेरे को काफ़ी मोटिवेशन भी देगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, ताकि मैं और ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ आपके बीच में आ पाऊँ। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू।